नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। तो क्या अब की बार ये 400 पार वाला नारा मोदी जी की गले की फांस बन गया? और क्या क्या रहे समीकरण उत्तर प्रदेश में और बाकी देश में? बीजेपी का जो स्पष्ट बहुमत था वो रुक गया। उसी पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो मैं पहले बताता चलूं कि जो ये क्षेत्र थे पूर्वांचल के, या करीब करीब उत्तर प्रदेश में जो आधी से ज़्यादा सीटें तकरीबन जो इंडिया गठबंधन ले गया, तो उसकी जो वजह थी वो एक साफ नज़र आई कि हमने पहले भी आपसे कल कहा था अपने वीडियो में और बाकी जगहों पर हमने जातीय समीकरण बताए थे कि किस तरह से एमवाई फैक्टर यहाँ पर काम किया। और जो उम्मीदवारों की जातियाँ थी जिसको गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया था, वो जातियां कहीं ना कहीं अपने छोटी जातियों का वोट भी अपने साथ लेकर के आई। ये तो रहा फैक्टर। लेकिन जो उसमें तीसरा फैक्टर था वो जबरदस्त ये था कि हमने जो कहा ना अभी 400 पार, जो 400 पार का नारा दिया था, तो जो गठबंधन था वो जनता में भ्रम जो फैला रहा था कि अब की बार अगर मोदी जी 400 पार हो गए तो समझिए आरक्षण खत्म, संविधान बदल देंगे। और यही डर कहीं ना कहीं जो दलित तबका था, उसके जो पढ़े लिखे लड़के थे, उनके मन में यह काम कर गया। क्योंकि मायावती के जो कोर वोटर थे, जो पुराना वोटर था, वो तो उनके तरफ था, लेकिन जो युवा वोटर थे उनके मन में डर बैठ गया कि अगर ये आते हैं तो शायद हमारा आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और यही बात जो इंडिया गठबंधन था वो बार बार अपने भाषणों में कह भी रहा था कि आएंगे तो अब की बार सब साफ, आगे चुनाव ही नहीं होती। ये डर फैलाया गया था। और चौथी वजह जो मैं आपको बता दूं, जो चौथी वजह थी महंगाई, बेरोजगारी। तो महंगाई जो फैक्टर था, तो उससे भी बड़ा फैक्टर था बेरोजगारी वाला। और उस बेरोजगारी में भी यूपी के अंदर जो पेपर लीक का मैंने जो अपना वीडियो बनाया था, मैं बार बार जगह जगह जाके जब मैं लोगों से उनकी राय ले रहा था, तो बार बार लोग पेपर लीक वाले मुद्दे पर जो भी बीजेपी के नेता थे उनको लोग बार बार घेर रहे थे। कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो पेपर लीक वाला मामला था वो कहीं ना कहीं उनका फेल्यूर बना, क्योंकि वो भर्ती नहीं हो पाई। और नहीं हो पाई तो उससे बार बार यह लोगों के मन में यह बात डाली गई कि यह सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती है, इसमें बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अगर पर्चा नहीं लीक होता तो शायद कुछ बात और होती। और हमने तो आपको जाति आंकड़े और पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान संशोधन, ये सब जो 3-4 बातें थी, कहीं ना कहीं जा करके इसने जो मोदी जी का विजय रथ था, हालांकि जीत तो उनकी हुई है, उनके गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन वो जिस दावे को कर रहे थे कि हम 300 से ऊपर सीटें पाएंगे, हमारा 400 से पार, तो हमने पहले ही कह दिया कि 400 पार ही उनके गले की फांस बन गया। और बाकी और दूसरे और जितने भी कारण थे हमने बता दिया कि नहीं, कैसे जो उम्मीदवार थे बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी कहीं कहीं कुछ विरोध था, विरोध के सुर थे। जैसे अगर आप देखेंगे अयोध्या अंचल से लल्लू सिंह को लेकर के, और गाजीपुर की बात में हमारे शुरू से वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पारसनाथ राय यहाँ के जो उम्मीदवार थे उनको कोई जानता नहीं था। और यही बात जो जातीय समीकरण बैठा रहे थे, तो जो यहाँ पर उम्मीदवार दिया गया था, तो लोग बलिया में दूसरी जाति का उम्मीदवार चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ से भूमिहार उम्मीदवार हो। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का जो चयन था ये भी कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ता गया। और हमने उत्तर प्रदेश की तो बात की, लेकिन देश के और जो बाकी राज्य थे तो उन पर भी मैं किसी राज्यों पर थोड़ा थोड़ा जरूर प्रकाश डालूंगा। और अभी मैं जो राज्य है राजस्थान, जहां पर यूपी के बाद वहां पर जो उनकी हार हुई है बीजेपी की, उसके जो मेन कारण थे कहीं ना कहीं शायद जो वसुंधरा राजे को वहां से मुख्यमंत्री पद से हटा करके भजन लाल को लाया गया। तो वहां की जो ठाकुर लाबी थी,
और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से पहले जो वहाँ के ठाकुर थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही थी। वो सरकार से उनका जो विरोध था लेकर के उस विरोध को बार बार वो जता रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये लॉबी इतना काम की कि इसने जो है राजस्थान के पूरे क्षेत्रों में, और शायद वसुंधरा राजे का इसमें इतना बड़ा जो इन्वॉल्व था वो नहीं था। और इसकी वजह से राजस्थान में और एक आध सीटों पर तो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे रविंदर भाटी करके, शायद उसने भी जो है काम बिगाड़ा। और ऐसे तमाम उम्मीदवार थे। और फिर मैं आपको राजस्थान के बाद फिर बंगाल के बाद फिर जो महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र का मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र में जो तोड़ फोड़ हुई थी पार्टियों के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी थी शिवसेना के साथ, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, तो जब उनका चुनाव चिन्ह भी चला गया तो उनके जो कोर वोटर थे उनके अंदर यह बात घर कर गई कि इन्होंने हमारे साथ धोखा करके, और खासकर उनका निशाना थे देवेंद्र फडणवीस, जो मेन निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और अब के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस थे। उनको लगा कि यह व्यक्ति नागपुर से आकर के और हमारे यहाँ के जो मेन हमारी पार्टी थी उसको तोड़वा दिया। और यही सब बातें, और ठीक एनसीपी के बारे में भी कि असली कौन नकली कौन, एनसीपी को तोड़ देना, ये सब बातें जो उनके कोर वोटर थे तो उनकी जो सहानुभूति थी वो अपने जगह पर कायम रही, और बीजेपी उसका पूरा लाभ नहीं ले पाई। चला जाता जरा। और महाराष्ट्र का मैं आपको बताता चलूं कि महाराष्ट्र में जो तोड़ फोड़ हुई थी पार्टियों के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी थी शिवसेना के साथ, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ, तो जब उनका चुनाव चिन्ह भी चला गया तो उनके जो कोर वोटर थे उनके अंदर यह बात घर कर गई कि इन्होंने हमारे साथ धोखा करके, और खासकर उनका निशाना थे देवेंद्र फडणवीस, जो मेन निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और अब के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस थे। उनको लगा कि यह व्यक्ति नागपुर से आकर के और हमारे यहाँ के जो मेन हमारी पार्टी थी उसको तोड़वा दिया। और यही सब बातें, और ठीक एनसीपी के बारे में भी कि असली कौन नकली कौन, एनसीपी को तोड़ देना, ये सब बातें जो उनके कोर वोटर थे तो उनकी जो सहानुभूति थी वो अपने जगह पर कायम रही। ये भी कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ता गया। और बाकी जितने भी इलेक्शन के बारे में और सारे विश्लेषण होंगे मैं फिर आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।